अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम निकले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर ऑस्ट्रिया के शहर लिन से आल्मटाल की तरफ। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है और रास्ते में आपको ऑस्ट्रिया की सब्ज़ पहाड़ियाँ और ख़ामोश देहात हर जगह पर नज़र आएंगे। आज हमारा प्रोग्राम है स्पेसिफ़िकली आल्म से और ग्रुनाउ के मशहूर चिड़ियाघर देखने का। ग्रुनाउ अम आलमटाल पहुंचते ही पार्किंग के साथ आपको एक बहुत वाइड मेडो नज़र आएगा और इसके साथ जुड़ी हुई पहाड़ियों को टोटस के बिरगे कहा जाता है। इस मैदान में नॉर्मली बहुत सारे मवेशी होते हैं जो कि चर रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत समा पेश करते हैं। आप ड्रोन शॉट की मदद से आलम सी के आसपास देख रहे होंगे। यहाँ का पानी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग दिखाता है। एक छोटा सा पहाड़ भी है जिसे लियोन्स पर कहा जाता है। यहाँ आप ऊपर हाइक करके जा सकते हैं और आलम सी का खूबसूरत नज़ारा भी ले सकते हैं। इस झील की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है और डेप्थ डीपेस्ट पॉइंट पे 56 मीटर तक जाती है। आलम से के बिल्कुल साथ साथ एक पैदल जाने का रास्ता भी मौजूद है। रास्ता कच्चा है लेकिन बहुत खूबसूरत और खुशगवार है। रास्ते में छोटे छोटे लकड़ी के ब्रिजेस आते हैं जिनके नीचे से शफाफ पानी बहता है। आलम सी के आसपास आपको कई तरह के ट्रीज़, बर्ड्स वगैरह मिलेंगे। इसी खूबसूरत हैबिटेट की वजह से इसे यूनेस्को प्रिजर्वेशन साइट का दर्जा भी दिया गया है। आलम सी के पानी को देखा जाए तो तरह तरह के रंग नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एल्गाई या साइनोबैक्टीरिया की वजह से हैं, ये कोई आलूदगी नहीं है। इस झील के का पानी यूरोप के बेहतरीन ड्रिंकिंग वाटर रिजर्व्स में शामिल होता है। इस खूबसूरत झील को देखने के लिए तकरीबन एनुअली 1,60,000 से ज़ायद लोग आते हैं। आलमसी के आसपास काफ़ी सारे बेंचेस और बैठने की जगह हैं। यहाँ इन बेंचेस और बीचेस पर बैठ के आप पानी, पहाड़, आसमान, इस तरह की खूबसूरत चीज़ें फील कर सकते हैं। ये झील स्विमिंग और फ़िशिंग के लिए ओपन है। जहाँ तक फ़िशिंग का ताल्लुक़ है तो काफ़ी अरसा पहले आपको यहाँ जा बजा फ़िशिंग हट्स नज़र आते थे, जो कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से बहुत कम हो गए हैं या ना होने के बराबर हैं। आपको ये जो छोटा सा हट दिख रहा है, ये उसी पुराने ज़माने को सिंबलाइज़ करता है। पानी में मौजूद ये सब्ज़ शेप्स एक्चुअली में कॉलोनीज़ हैं जो कि एल्गाए या साइनोबैक्टीरिया से मिलके बनी हुई हैं। लोग यहाँ चादरें बिछा देते हैं और साथ में लाए हुए सैंडविचेस वगैरह या जो भी लंच का सामान हो या ब्रंच का सामान हो, वो बैठ के आराम से खाते हैं। लेकिन यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मैंने यहाँ कहीं भी कोई रैपर या गंद नहीं देखी। आलमसी पे अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ चले गए, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे थी। ये एक ज़ू है और इसका पूरा नाम कम्बरलैंड वाइल्ड पार्क ग्रुनाउ है। यहाँ एंट्री फ़ी तकरीबन 7 यूरो है। ये बेसिकली मोनार्की के टाइम में एक शिकारगाह थी, जो कि अब जानवरों की तहफ़्फ़ुज़गाह बन गई है और रिसर्च सेंटर बन गया है।
ये इंस्टीट्यूट और इस जगह की शोहरत एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट कॉनराड लॉरेंस की वजह से है। इन्हें 1973 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। सबसे पहला जानवर रीछ थे। इस पार्क में इन्हें एक वसी जगह फराहम की गई है और जस्ट लाइक नॉर्मल जंगली रीछों की तरह इनकी खुराक और हाइबरनेशन का भरपूर ख्याल रखा जाता है। वैसे गधों को बेवकूफ़ जानवर तस्वर किया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इन्हें बहुत ज़हीन समझते हैं क्योंकि ये अपनी ताकत से ज़्यादा कभी लोड नहीं उठाते, इसीलिए ये बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। मेरी पहली सोच यही थी कि कौवे और चिड़ियाघर में, बट बेसिकली ये कॉनराड लॉरेंस की रिसर्च का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कौवे इंसान का चेहरा कैसे पहचानते हैं और आपस में जस्ट फन के लिए खेलते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट कौवे हैं। कौवों के अंदर भी उसी तरीके का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी में, जिस तरीके से इंसानों के सोसाइटी में मौजूद है। डॉक्टर लॉरेंस की सबसे बेहतरीन रिसर्च गूव्स और डक्स पे थी। डक्स के बच्चे पैदा होने के बाद जिस मूविंग चीज़ को पहले देखते हैं वो उसे अपनी माँ समझ लेते हैं। कॉनराड इन बच्चों के साथ तैरते, उठते और चलते, दौड़ते तो वो भी साथ साथ रिपीट करते। उनकी इस रिसर्च ने मॉडर्न एथोलॉजी को डिस्कवर किया और इस टेक्निक को इम्प्रिंटिंग टेक्निक कहा जाता है। यहाँ आपको हर जगह पर पानी के तालाब मिलेंगे और इस पानी का सोर्स आल्म से ही है, जो कि हमने पहले ही विज़िट किया है। इस पानी में तरह तरह की मछलियाँ भी मौजूद थीं। थोड़ी ही दूरी पर बारहसिंगा टाइप एक जानवरों की फैमिली भी नज़र आई। इनको मोज़ या एल्क भी कहा जाता है। इनके सींगों पर स्किन होती है और ये पानी के बहुत अच्छे तैराक होते हैं। ये तकरीबन 50 मीटर इन डेप्थ डाइव लगा सकते हैं। इनके सिंग हर साल न्यू जनरेट भी होते हैं। पानी के तालाबों में स्वॉन्स और उनके बच्चे सबकी तवज्जो का मरकज़ थे और सब लोग उन्हें दाने डाल रहे थे। ये जो आप मछली देख रहे हैं इसे डान्यूब साल्मन कहा जाता है और ये ऑस्ट्रिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर तक हो सकती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें छोटी अल्पाइन आइबेक्स या फिर आप कह लें अल्पाइन की बकरियां मिली। ये अब मुझे कंफर्म नहीं हो सका कि ये आया बकरी थी या फिर हिरण की कोई किस्म थी, लेकिन बेचारी बहुत भूखी थी, तो हमने इन्हें खाने के लिए कुछ फीड दी जो कि इन्होंने बड़े शौक से खाई। वैसे इस ज़ू की लोकेशन बहुत नेचुरल रखी गई है और उम्मीद है कि फ्यूचर में यहाँ और भी जानवरों को लाया जाएगा। यहाँ पर हिरनों की काफ़ी अक़साम मौजूद हैं। यहाँ के हिरन इंसानों से बहुत मानूस हैं। इतना सारा विज़िट के बाद मैं बहुत थक चुका था और इस वजह से हमने डिसाइड किया कि घर की तरफ ड्राइव कर। तो दोस्तों, प्रोफेसर लॉरेंस के इस कॉल से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ कि अगर आपने नेचर को समझना हो तो इससे प्यार करें। उम्मीद है कि हम भी अपनी नेचर से ही प्यार करेंगे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।